अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो आज के दिन मार्केट के अंदर एक मोमेंटम दिखाई दिया। 2 दिन की हम देख रहे थे एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर नेगेटिविटी या फिर एक डीमोरलाइजेशन थोड़ी सी, तो क्या वो भी एक इसलिए विटनेस की जा रही थी क्योंकि पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट थी और कहा यह जा रहा था, एनालिटिकल व्यूज़ काफ़ी मौजूद थे कि 2% यानी कि 200 बिप्स या 100 बिप्स की जो है वो एक पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया जाएगा। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आपका जो पॉलिसी रेट है ऑलरेडी इतना हायर साइड पे और फिर मजीद एक इंक्रीज़ की बात की जा रही थी, तो दैट वाज द इशू कि मार्केट ने इसको एब्जॉर्ब किया। और साथ साथ थोड़ा सा अगर आज की बात करें तो आज के दिन ये भी ब्रीथ दिखाई दिया कि फाइनली जो एक रुपी एप्रिसिएशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वो नेगेटिविटी जो मार्केट ने निगलेक्ट करके जो रिजल्ट सीजन है उसको अडॉप्ट किया, क्योंकि रिजल्ट सीजन इतना अच्छा आ रहा है। मार्केट में डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट है और दिस इज़ वेरी गुड कि अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा जेस्चर, एक अच्छे पर्क्स क्रिएट कर रहे हैं। सो आज मार्केट के अंदर भी एक पॉजिटिविटी देखी गई, एक ब्रीथ देखा गया। 45,500 साइकोलॉजिकल बेयर अबव क्लोजर हुआ। स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़े से मिक्स सेंटिमेंट्स देखे गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो वॉलेटाइल सिचुएशन के बाद आज का क्लोजर समहाउ एक फ्लैट नोट या फिर एक रेंज बाउंड सिचुएशन में विटनेस किया गया। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हाइक के हवाले से। इसका लोकल मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोकल मार्केट में प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो यहाँ पे रुपी अप्रिसिएशन भी है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, आज हम टॉपिक ऑफ द डे में डिटेल डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक अच्छे एक राइट सिग्नल्स देखे जा रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जो क्लीशेज सेट किए जा रहे हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या अब जो क्लीशेज डिसाइड किए जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर फर्दर काम होगा, वो आज हम डिबेट करेंगे। साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि टुमारो अनाउंसमेंट है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कल क्या होने वाला है, क्या एनालिटिकल व्यूज़ हमारे गेस्ट्स के मौजूद हैं, और साथ साथ इंक्रीज़ ऑन कार्ड्स तो है ही, और क्या व्यूज़ हो सकते हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, बिजनेसेस से कैसे लेंगे, तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम मोहम्मदी साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट कार्टी एंड एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अफजल बाजवा साहब ने, आप हैं चीफ न्यूज़ एडिटर बलूचिस्तान टाइम्स के, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अतीकुर रहमान साहब से पूछना चाहूँगी, अतीकुर रहमान साहब, आपने टॉपिक्स भी सुने और आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी देख रहे हैं, कैसे सम अप करेंगे इन तमाम चीज़ों को जो कि एक सिनारियो दिखाई दे रहा है। कुछ अरसे तक हमने डिफ़ॉल्ट के यानी कि क्राइसिस के हवाले से भी सुना, कुछ हमने अब ब्रीथ देते हुए भी सुना, अब रुपी हमने अप्रिशिएट होते हुए देख रहे हैं और डेली बेसिस पे ये न्यूज़ आ रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि काफ़ी चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं और उन चैलेंजेस को हम देखते हैं कि हमें फेस करना पड़ा। उसको हम ये कह सकते हैं कि दे आर द चैलेंजेस ऑफ द हाउस होल्ड एंड दे आर द चैलेंजेस ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी। पिछले दिनों जो एनर्जी टैरिफ की हाइक थी उसने तो काफ़ी परेशान कर दिया है, और उस टैरिफ से क्या हो रहा है कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं, और SMEs तो बहुत सारे तो बंद हो गए हैं और कारोबार है नहीं उनका, आप कर भी नहीं सकते। इसी तरह हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी बड़ा ज़बरदस्त हिट आया, और एक्सपोर्ट तो काफ़ी ओवर बर्डन हुआ है और वो काफ़ी डैमेजिंग सिचुएशन पे है इस वक्त। हम कंपटीशन से ऑलमोस्ट आउट हो रहे हैं इस एनर्जी टैरिफ को लेकर के। तो हमें कुछ करना पड़ेगा इस एनर्जी टैरिफ को कुछ ना कुछ रिड्यूस करने के लिए, और इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेट्स कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि गवर्नमेंट से ये अपील करें कि वो एक तो IPP से बात करें और कुछ ना कुछ इंसेंटिव लें कि वो भी कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, जो उनके चार्जेस हैं और जो उनके जो रेट्स हैं उनको थोड़ा रिड्यूस करें, और साथ साथ गवर्नमेंट भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट करे, और साथ ही साथ एक कंट्रीब्यूशन वो हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि इजी लोन्स मिलें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ताकि लोग सोलर्स पे जा सकें
और ये Alternative काफ़ी पे जा एक्सपेंसिव सकें। आइटम है, इस पे जा सकें और अपना ऑल्टरनेट एनर्जी जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं उसको लेकर के अपना ये जो प्रॉब्लम है एनर्जी टैरिफ्स का इसको ओवरकम कर सकें। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो एक आम आदमी हो रहा है जो इसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, और अब वो अगर एक दफ़ा और बिल पे कर दे तो मेरे ख्याल है उसके पास खाने पीने को भी नहीं रहेगा और उसकी तनख्वाह से ज़्यादा आने वाला ये बिल उसके दूसरे अखराजात को पूरे करेगा। तो इस तरह तो मैंने की एक आम आदमी की बात। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ की कोलैप्स का मैंने बताया कि स्मॉल स्केल बिल्कुल डिवास्टेटेड सिचुएशन पे चला गया। ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है, इस पर हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि काफ़ी जो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ये हो रही हैं कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट के लिए उसके खुलने में बहुत बड़ी मुश्किल आई हुई है और वो अभी तक एक प्रॉब्लम उठ रहा अभी है। तक जी हाँ, अभी तक एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे एलसीज खुलने में काफ़ी हर्डल्स आ रहे हैं। इसके अलावा हायर इंटरेस्ट रेट आपने जिक्र भी किया और देख रहे हैं कि वो बढ़ने की तरफ जा रहा है और उससे कम नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेस टू फाइनेंस जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में चला गया, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट को इतने बड़े रेट पे लेकर आएंगे साथ में कार्बो रेट करेंगे तो किसी तरह भी 26 से 28% से कम नहीं होता है। ठीक है ना, वो एक आदमी। दूसरी बात ये कि जो टैक्स रिफंड्स हैं जो एक बिजनेस कम्युनिटी का आप समझे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल क्रंच से निकलने वाली सिचुएशन है, कैश सिचुएशन बनती है, वो रिफंड्स भी नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। दूसरा क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो कंसीडरेशंस हैं उन कंसीडरेशंस में हमारा सप्लाई चेन बहुत मुतासर है। मैं एक छोटी सी बात ये वाली करूँगा कि सप्लाई चेन की मुतासर होने की बात क्या हो रही है कि बात हुई थी पिछले दिनों के वेयर हाउसेस को, कोल्ड चेन्स को, प्रोसेसिंग यूनिट्स को, कूल चेन्स को, इन सब को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें एक फ्लॉप की हद तक चली जाएंगी और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। राइट, मैं मुस्लिम साहब से कमेंट लेना चाहूँगी। मुस्लिम साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ इन्होंने चैलेंजेस को भी अतीक साहब ने पॉइंट आउट किया, दूसरी तरफ हम एक बड़ा एक डोमिनेंट तरीके से देख रहे हैं मनी मार्केट्स यानी कि करेंसी एक्सचेंज या फिर हमारे पास जो होर्डिंग हो रहे थे डॉलर के, वो बहुत अच्छे तरीके से अब सामने आ रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट या वैनिश होना डॉलर का अब हम मार्केट के अंदर नहीं देख रहे। अब हम देख रहे हैं कि डॉलर डेप्रिशिएट भी हो रहा है, रुपये के लिए डेली एप्रिसिएशन आ रही है, एक बेहंगम जो डॉलर दिखाई दे रहा था वो भी अब सेटल डाउन हो गया है, और कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स किए जा रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन दे रहे हैं, पॉइंटिंग आउट SIFC। तो आप समझते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ये तमाम काम करना, इसमें बाकायदा तौर पे इंटरेस्ट लेना, इकोनॉमी को तरीके से सेटल डाउन करना कितना इम्पोर्टेंट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो ये डॉलर्स का जो अभी आप अगर इम्पैक्ट देखें कि पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते के अंदर इट हैज़ कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ प्लस। सो ये तो एक बहुत ही खुशाइन बात है। दूसरा ये कि आपने जो एक मिस मैनेजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आई थिंक इट्स नॉट द मिस मैनेजमेंट बट इट वाज बेसिकली मिस अप्रोप्रिएशन, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर इट। और अब वी आर गोइंग टूवर्ड्स द करेक्टिव मेजर्स। पहले ये था कि वो एक एड हॉक रिलीफ मिलता था, थोड़ा सा हुआ, कुछ 1-2 रुपए का फ़र्क आ गया, ये हो गया, मगर अगर अब आप देखें तो देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिक्रीज अप टू द एक्सटेंट के कल और परसों में तो जो इंटर बैंक रेट है उससे कम में आपका ओपन मार्केट रेट था, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन एज फार एज आई थिंक। एंड आई थिंक दिस इज इन और डिस्करेजमेंट भी होती है ग्रे चैनल्स की आपकी। बिल्कुल कि ग्रे इकोनॉमी is and it should be discouraged, क्योंकि unless it is discouraged how can you expect anything good। और ये मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन। अगर आप देखें तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो हम लोगों के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने तकरीबन 50 आदमियों को बुलाया था। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बिजनेस कम्युनिटी की, एंड इट वॉज वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 5.5 hours। तो उसके अंदर आप देखिए इतनी लंबी यूजुअली नहीं होती, और मैं समझता हूँ कि दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द रिजीम एंड मोर सो आवर सिपह सालार दैट ही इज सो सीरियस अबाउट द इश्यूज कि उन्होंने बिल्कुल एक्सटेंसिवली हर आदमी को सुना।
across the board. एक्चुअली उन्होंने लूप होल्स को सुना, Exactly. उन्होंने बग्स फिक्स करने हैं, तो बग्स को पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। Exactly. और उसके बाद से ही आप देखें कि वो I think it was a Saturday. From Monday the dollar started to reverse its gears. और इसी तरह से दूसरी चीज़ों में भी आप देखें कि बेहतरी के ही all the markers are going in the right direction. But of course it will take time because जो साल के problems हैं वो मिनटों में हल नहीं मिनटों किए में जा सकते। राइट, मैं मैं अफजल नताशा बाजवा इस पे साहब थोड़ा सा से, बोलना मैं एक- इस्लामाबाद जी, से जी। एक इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। अफजल बाजवा साहब, आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, सो आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसा दिखाई दे रहा है? खासकर अगर हम बात करें अभी कुछ क्रॉनिकल वेज में इन 2 वीक्स के अंदर बड़े चेंजेस भी आए हैं, और अच्छी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसनेस पे काम किया जा रहा है। आपके पास अप्रूवल अथॉरिटीज़ भी वन विंडो ऑपरेशन की तरह आप मौजूद हैं कि आपके पास फैसिलिटेशन काउंसिल भी है, आपके पास अप्रूवल्स भी मिनट में होंगी और चीज़ें भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड में बात करूं तो जब जो पिछली से पिछली हुकूमत थी, जब उनको वोट मिला 2018 में, तो उन्होंने अपना हल्फ लेने से पहले जो उनके नामजद वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने एक बयान दाग दिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी को $12 बिलियन चाहिए, अगर वो नहीं मिले तो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। तो 2018 के उनके उस बयान से लेके मैं अब रीसेंट जो ख़तरा था IMF के प्रोग्राम से पहले तक, मैं ये फॉलो करता रहा हूँ कि ये एक परसेप्शन की सॉर्ट जो थी वो लटकती रही है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। तो मैं चूँकि कॉरपोरेट मार्केट का रिपोर्टर हूँ, तो ये आपको पता है शॉर्ट टर्म एक मार्केट होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर कार फरमा होता है वो परसेप्शन होती है। और परसेप्शन जो है वो इस बयान के बाद उन्होंने हुकूमत भी संभाली, फिर उसके बाद भी जो इस तरह के झटके उन्होंने सेंटिमेंटल मार्केट को दिए, ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म मार्केट को, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसको भी उन्होंने एक जो मेजर प्रोजेक्ट की सीरीज़ चल रही थी CPEC की, उसके ख़िलाफ़ बयानात दे के और उस आपने देखा सब लोगों ने कि जो हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी मुतासर हुए, तो उसका भी टॉल जो है वो इकॉनमी के ऊपर आया। और चलते चलते बात आई नो कॉन्फिडेंस पे, तो नो कॉन्फिडेंस के बाद जो फिर उन्होंने जो अनसर्टेनिटी का जो एक सेंटीमेंट था उसको बहुत ज़्यादा हवा दी, यहाँ तक कि वो अनरेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया, और फिर 9 मई के वाक़यात हुए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके ऊपर पाकिस्तान की स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, सब ने इस बात पे इत्तफाक किया कि हम इस तरह मजाक के तौर पे अपनी इकॉनमी को नहीं ले सकते, क्योंकि इससे सफ़र कर रहा है आम आदमी से लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक, बीच में बिजनेस भी है, बीच में स्मॉल स्केल्स भी है, जैसे अभी अतीक साहब ने बेहतरीन चैलेंजेस आपके लिए पॉइंट आउट किए। तो अब ये जो CIFC बनी है, SIFC बनी है, ये सबसे बड़ा परसेप्शन का टर्निंग पॉइंट है मेरे अंदाजे के मुताबिक। और परसेप्शन चूँकि पता है आपको कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर पावरफुल इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान आर्मी है। और एक दूसरा भी इसका एंगल ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और सिपा सलार जो हैं वो अब इकानमी भी संभालेंगे, तो बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी बनती है एज इकनॉमिक फ्रंटियर, जो आप 5th जनरेशन वारफेयर जिसे कहते हैं, जिसे साइको वारफेयर कहते हैं। और अभी हमने रिसेंट ये 3 साल का जो एक खौफनाक किस्म का सेंटिमेंटल झटका सहा है, चूँकि जब वो गवर्नमेंट में नहीं रहे थे तो उन्होंने हर रोज़ के बुनियाद पे बयान देना ये शुरू किया कि हम आज डिफ़ॉल्ट करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे। इसके बावजूद कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जो थे इसहाक डार साहब का, उन्होंने भी ये दरख्वास्त की बारहा स्टेट मीडिया पे भी आके, प्राइवेट मीडिया पे भी, कि ये इकॉनमी है, इसमें सेंटीमेंट और परसेप्शन मैटर करता है, खास तौर पे करेंसी मार्केट इवन और अगर जो स्टॉक बाजवा मार्केट है साहब, उसमें। इवन अगर हम कोई लेकिन रूमर्स भी सुन उन्होंने लेते हैं तो इसको उसके अपना ऊपर भी टूल एक बना नेगेटिविटी के आ जाती है। मुसलसल पाकिस्तान की इकॉनमी का जो सेंटीमेंट था, जब जी एग्जैक्टली आती है। और ये जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं
ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو انڈو کرے اور اس کو جو اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ ایشو کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ نیگیٹیوٹی کی بات ہے, اگر پازیٹیوٹی میں کوئی ہائی اپس یا فنکشنری اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس سے اس کے کوئی سلیکٹڈ سٹاکس کی بہتری آئے تو وہ انسائیڈر ٹریڈنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے اور اس کے لیے 3 سال قید کی سزا بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ جو آپ منسٹر یا اس سے ابو کے لیول پہ جب باتیں ہوتی ہیں اکانومی کے اندر جو جس کو آپ نے ابھی کہا کہ رومر بھی ہے تو ایک سٹیٹمنٹ ہوگی تو وہ کتنا نقصان پہنچائے گی. تو یہ جو سینٹیمنٹل نقصان پہنچایا جا رہا تھا اس کو ایک بریک لگی ہے. اس کا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 10% جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر روپی بہتر ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اور باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ سٹیڈی سے سٹرونگ کی رینج کے اندر موو کر رہا ہے. اور جب اس کے اندر کریکشن آئے گی تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ روپی کی قیمت ڈالر کی قیمت میں یا روپی کی سٹرینتھ میں مزید اضافہ ہوگا اور ڈالر کی قیمت میں کمی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی جو کیپٹل کی کاسٹ کی اور پالیسی ریٹ کی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سورسز کی اطلاعات بھی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے اندر یہ اس پہ سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ اگر آپ مزید اس کو بڑھائیں گے تو جیسے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اسمال اسکیل انڈسٹری سب سے پہلے ہٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر انرجی کی کاسٹ جس طرف جا رہی ہے تو پھر آپ پروڈکشن نہیں انکریز کر سکیں گے یا بڑھا سکیں گے, اور پھر آپ اپنے جب پروڈکشن نہیں بڑھا سکیں گے تو اپنے ایکسپورٹ آرڈرز جو ہیں ان کو میٹ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے انفلیشن کو بھی قابو میں رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیپٹل اویلیبلٹی بھی مارکیٹ کو جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ایگزیکٹلی ایک ٹرو انالیسز ہمارے پاس موجود ہے. عتیق صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک چیز ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ پالیسی ریٹ کی اناؤنسمنٹ کل ہے, آبویسلی یس بہت سارے انالیٹیکل ویوز موجود ہیں. اگین ہم یہی کہیں گے کہ بڑھایا نہیں گیا تو بھی ویل اینڈ گڈ, اور اگر بڑھا دیا گیا تو ایشوز کیا ہوں گے. آپ اس کا اکانومک امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو مینوفیکچرنگ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ضرورت ہے, یہ نیڈ آف دی آر ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ہماری پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مینوفیکچرنگ سائٹ کو بھی کنٹرول کرنا اور دوسرا پھر پالیسی ریٹ کو فکس کر کے یہ سرٹن چینج بھی چلانا. دیکھیے اس بات کی طرف تو میں ضرور جاؤں گا اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور اس پہ بات بھی کرنی چاہیے. لیکن مسلم محمدی صاحب جو بات کر رہے تھے کریک ڈاؤن اور مس مینجمنٹ کی, اور آپ نے بھی بات کی, میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو اپریسیشن ہے پاک روپی کا, یہ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے یہ آرٹیفیشل ہے تھوڑا سا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امپورٹ کو جو ہے نا انکریج کرے گا. امپورٹ کو جب انکریج کرے گا تو اب دا سیم ٹائم اگر آپ اس کو دیکھیں تو دوسری طرف آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید ڈیفرس ہوگا اور ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید ڈسٹرب ہوگا اور آپ کا گیپ مزید بڑھ جائے گا. اچھا, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت $6 بلین پہ لگ بھگ کھڑا ہے. اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ بھی جو ہے نا ہمارا بہت برا اس کا امپیکٹ پڑے گا. یہ ایک تھوڑا سا اکنامکلی دیکھیں گے آپ کے گھوم پھر کر کے, لیکن اس کو ہونا چاہیے. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بات آپ لوگوں نے آلریڈی کر لی ہے, کریک ڈاؤن اور مس مینجمنٹ کو کنٹرول کیا گیا ہے, اور تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سے 30 روپے کا فرق بالکل پبلکلی سامنے آ رہا ہے. دس از ہائیلی اپریشیبل. امپیکٹ کی بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے بات جہاں تک انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی, تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی آج تک ساری زندگی کی جو اکنامکس میں پڑھی ہے کہ ٹائٹننگ مانیٹری پالیسی لا کر کے آپ جب انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تو I'm sorry to say مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ انفلیشن کو کنٹرول کیسے کرتے. یہ میرا ایک سوال ہے جو مجھے آج تک جواب نہیں ملا. دیکھیے اگر انفلیشن کنٹرول ہو رہا ہوتا تو آج جو ہمارا انفلیشن کا ریٹ ہے وہ آپ دیکھیں وہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو ہولناک صورتحال ہے وہ ہمارا فوڈ کا انفلیشن ہے. فوڈ انفلیشن, وہ فوڈ انفلیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک آدمی کی پہنچ سے باہر یہ چیزیں خرید نہیں سکتا. وہ پھر آپ نے کہا کہ اس کا امپیکٹ پروڈکشن پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. کاسٹ آف پروڈکشن آپ دیکھیں کہاں چلے گی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم کمپٹیٹیونیس سے نکلتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ انرجی ٹیرف ہمیں کھا رہا ہے, دوسرے پیٹرولیم کے پرائسز کھا رہے ہیں, تیسرا ہمیں یہ ہائر انٹرسٹ ریٹ کھا رہا ہے. ہم اگر را مٹیریل خریدنے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری پوری اکانومی ڈیپینڈ کر رہی ہے امپورٹڈ را مٹیریل پہ. ہم انڈیجنسلی امپورٹ ہم نہیں بنا پا رہے ابھی تک. وہ را مٹیریل 2% بناتے ہوں گے, 98% تو امپورٹ کرتے ہیں. چاہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری لے لیں, چاہے کوئی سی بھی انڈسٹری لے لیں. جب یہ امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسیس ٹو فائنانس ایزی ہونا چاہیے.
इतना डिफिकल्ट स्टैंजा पे इतने हाई रेट पे आप कैसे लेके वो महंगा रॉ मटेरियल आप अपनी इंडस्ट्री को फीड करोगे और उससे इंडस्ट्री चलाओगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंज्यूमर के पास माल कितना महंगा जाएगा, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। आप समझ सकते हैं कि मुल्क वाला तो खरीदने की पोजीशन में नहीं होगा, बाहर आप कंपटीशन से बाहर। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. होर्डिंग जो आपने थोड़ा सा मार्केट के अंदर देखा और तरीके से आपने देखकर 37 रुपीस की एप्रिसिएशन देखी और साथ साथ डॉलर की डेप्रिसिएशन देखी। डॉलर बैंक्स ने भी इवन बेचना शुरू कर दिए हैं, आपके पास कोई ख़रीदार नहीं है मार्केट के अंदर। और दूसरा ये कि डॉलर का ना होना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। उस वक्त हम देख रहे थे स्टॉक मार्केट वॉज सफरिंग, कि आपने देखा था कितना ज़्यादा नेगेटिव सिर्फ डॉलर के बढ़ने से ही एक इम्पैक्ट आ रहा था। तो राइट नाउ अगर थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज भी किया जाए और रुपये की एप्रिसिएशन देख रहे हैं, उससे स्टॉक मार्केट भी फ़ायदा उठा रही है, बिजनेस भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, तो इट्स गुड कि आप आगे चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं है। मैंने देखिए कहा अपनी गुफ्तगू के जो क्रैक डाउन और मिस मैनेजमेंट की बात की गई वो बहुत उम्दा है।
काश कि ये परमानेंट फैक्टर बने, ये आर्टिफिशियल ना रहे। ये ऐसा जो सूरत हाल क्रिएट हो गई है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये कहीं वक्ती तौर पे तो ऐसा नहीं हो रहा, बाद में फिर चेंज हो जाए। मैं उस जाविये से सोच रहा हूँ कि इसको परमानेंट फैक्टर पे जाना चाहिए। ये क्रैकडाउन, ये मिस मैनेजमेंट बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। और ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ये जो मनी चेंजर्स का तूफान है, भाई देखिए बैंक्स को दे देना ये काम। आप बैंक की ब्रांचों के थ्रू करें ना, इसको रेगुलेट करें। दे देंगे तो फिर बैंक ही सारी चीजों पे कब्जा कर लेंगे। पिछले साल बैंक बड़े बेनिफिशियरी थे। बैंक्स की ऑलरेडी इतनी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे, वो अपने डिविजन्स बना के इसको कंट्रोल करें ताकि रेगुलेशन भी इस पे हो सकती है, इस पे मॉनिटरिंग हो सके। मुस्लिम साहब से पूछिए, मुस्लिम साहब एक तरफ बैंक्स बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। लास्ट ईयर अगर आप थोड़ा सा विटनेस करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी बैंक्स ही थे, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट्स थे वो बैंक्स के थे। फिर ये करेंसी सेक्टर भी अगर इनके पास चला जाए तो फिर ये तो फिर एक और जाइंट सेक्टर हो जाएगा और फिर इनकी अपनी मनमानी, कार्टेलाइजेशन और बहुत सारे इश्यूज उठ सकते हैं जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। एक तो इस चीज़ के बारे में बताइए और दूसरा ये कि डॉलर की एप्रिसिएशन को कंट्रोल करना और अभी रुपी को जरा थोड़ा सा आगे लाना। 280 की आवाज़ें आ रही हैं, 260 की भी आवाज़ें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 260 पे जाके एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप ये कैसे देखते हैं कि इम्पोर्ट जो है वो इनकरेज हो जाएगी? तो ये तो एक डिलेमा है। देखिए, अगर अतीक साहब ने जो फरमाया, मैं उससे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं करूँगा। अगर ये एक आर्टिफिशियल ब्रेकेज भी है या स्टॉपेज भी है तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री एंड एट द मोमेंट। और वी कैन ऑलवेज प्रे एंड होप कि अल्लाह ताला बेहतर करे और ये चीज़, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि ये जो चीज़ है ये परमानेंट होगी। और जब तक कि आप ये अप्रिशिएट करें कि जब तक कि कोई चीज़ का रिवर्सल नहीं होता, किसी बुराई का फॉर एग्जाम्पल, तो वो बुराई जो है वो अच्छाई में बदलने के लिए जब आप उसको बुरा कहेंगे, जब उसका आप रिड्रेसल करेंगे तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। दिस इज़ वन ऑफ माय सबमिशंस। और दूसरा ये कि जहाँ तक बैंक्स का ताल्लुक है, हमने देखा कि बैंक के जो प्रॉफिट्स हुए हैं आफ्टर कोरोना एंड स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, दे आर कोलोसल। लास्ट ईयर भी देख लें जब एलसी बंद की थी, दे उसके आर बाद क्या हुआ कोलोसल। था? एलसी जब बंद हुई और जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुई, उसके बाद बैंक्स के जो प्रॉफिट थे वो अनप्रेसिडेंटेड थे, शायद सदियों में या जब से पाकिस्तान बना है उनको ये प्रॉफिट्स नहीं हुए। तो दैट मीन्स दैट दे वर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैनिपुलेटिव regime in one way or the other. Not that they were probably misappropriating things, लेकिन they were taking things to their advantage. और वो पूरा एक कार्टेल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक पूरा कार्टेल था। एक तरफ आपके मनी चेंजर्स थे, एक तरफ इम्पोर्टर्स थे जो कि बेचारे सबसे इवन मनी चेंजर्स ने तो आपको टाइमली सपोर्ट भी किया है समटाइम्स, कि आपको प्रोवाइड करके दिया है। लेकिन बैंक्स ने आपको कभी नहीं सपोर्ट किया। बिकॉज़ मी बीइंग एन एक्सपोर्टर, आई नो फॉर श्योर कि किस कदर दिक्कत से हम लोग गुजरे। मैं तो नेट एक्सपोर्टर हूँ, मगर फिर भी आई नो कि किस तरह से मैनिपुलेशन हुई, किस तरह से रेट्स इंटरबैंक के एक होते थे, हमको दूसरे मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर कमिंग एट। और अगर ये चीज़ें चलती रहें तो इससे बेहतरी की उम्मीद ज़्यादा है। अगर आप प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें डेफिनेटली बेहतरी ज़्यादा हो रही है। तो क्या एक्सपोर्टर्स डिमोरलाइज होंगे कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा है और उनका डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है? नहीं, देखिए, ये जो होता है ना, एक प्योरली मिसकंसेप्शन है कि अगर आपने डॉलर को इमीडिएटली 10% बढ़ा दिया तो आपकी एक्सपोर्ट इमीडिएटली 10% बढ़ जाए। आप मुझे बताइए, इफ़ यू गो बाय द फिगर्स, कहाँ ये हुआ है? यू लेट्स गो बैक मे बी 6 months। मैंने तो नहीं देखा अतीक साहब के 10% डॉलर बढ़ गया तो आपकी मुल्क की एक्सपोर्ट 20% बढ़ गई। इट नेवर वर्क्स आउट। चले, फिर मैं अतीक साहब से पूछूंगी। अतीक साहब, इम्पोर्ट के जो बिल है उसके ऊपर कितना ज़्यादा हमें एक रिलैक्सेशन मिलेगी जब आपके डॉलर की वैल्यू में कमी आएगी, एक वैल्यूएशन उसकी डिक्लाइन होगी? तो आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद भी हमें एक एक्स्ट्रा जो एफर्ट करना पड़ रही थी, अब तो वो ज़रा थोड़ी सी कम हो जाएगी ना? देखिए, ऑयल प्राइसेस जहाँ तक बढ़े हैं तो उसकी वजह से हमारा इफ़ेक्ट तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे बहुत डायरेक्टली पड़ा है। और जब पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे पड़ता है तो हम देखते हैं फर्नेस ऑयल से हम कभी कभी अपनी बिजली भी बनाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट एक उस पर भी पड़ता है हमारे एनर्जी टैरिफ पे। बात सारी ये है कि हम देखते हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है और वो ये रहा है कि हम डेट ओरिएंटेड कंट्री हैं।
हमने थ्रू आउट जो है ना कर्जा लेकर अपने फिस्कल डेफिसिट्स को पूरा करने की कोशिश की। आप इस बात को ना भूलें कि आप अपने बजट का आधा हिस्सा डेट लेकर पूरा करते। होना ये चाहिए था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के और रेमिटेंसेस को बढ़ा के वो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते और उससे आप अपने बजट के जो डेफिसिट्स हैं या जो आप आपका फिस्कल्स हैं उसको आप उससे पूरा करें। लेकिन उससे पूरा करने के बजाय एक पूरा कहानी इसी तरह चल रही है कि कर्जा ले लो और कर्जे से बजट चला लो या अपने डेफिसिट्स को पूरा कर लो, सूद उतार दो फिर कर्जा उतार दो कर्जा लेके। ये जो कहानी चल रही है इससे क्या हो रहा है कि हम लोग हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में रहते हैं। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में रहेंगे तो लॉ महला उसका असर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। हमारे तो वो कैश नहीं होगा जिससे हमें काम करना है, वो करंट अकाउंट हमारे पास नहीं अवेलेबल होगा। उस करंट अकाउंट को हम डेफिसिट पे ले जाते हैं कर्ज लेकर के और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बढ़ा लेते हैं। तो उसमें हो रहा ये है कि जो कुछ भी बात मैंने कही ना कि मुझे ये आर्टिफिशियल, मैं ये चाहता हूँ, तमन्ना करता हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इस पे इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए कि ये परमानेंटली एक इनएविटेबल टाइप की चीज हो कि ये ऐसा ही होगा। हम ये जो हमारा बार बार रुपी शेट डाउन होता है अगेंस्ट डॉलर, वो होने से बच जाए और हमें एक स्ट्रॉन्ग करेंसी की सूरत में वापस आ जाए। उससे क्या होगा कि फिर हम पॉलिसीज बना सकेंगे कि हमें अपने डेट से कैसे निकलना है, हमें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से कैसे निकलना है। ये गड़बड़ घोटाला है बहुत बड़ा, ये पूरी एक इकोनॉमी चलती है इसके पीछे, इस पहिए को बहुत प्लानिंग से और तमाम चीजें कनेक्टेड भी हैं साथ में। मैं अफजल साहब से को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। अफजल साहब, आप क्या समझते हैं ये जो एक डिबेट है जिसमें रुपये की एप्रिसिएशन हो रही है और ऑब्वियसली इससे एक्सपोर्टर्स भी थोड़ा से नाराज हो जाएंगे कि उनकी जो एक्सपोर्ट के जो डॉलर्स हैं उनके नंबर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, उनकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। एक तरफ इम्पोर्ट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्ट बिल भी बड़ा एक अलार्मिंग होता है, उसमें कमी आ जाती है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या सिनेरियो आप समझते हैं कि अभी जो जिस गोइंग ऑन है उसको क्या फायदा होगा इससे, और तमाम ये जो इम्पैक्ट्स हैं वो किस किस बिजनेसेस पे आएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा ये जो अतीक साहब ने बात की कि ये इनको खदशा लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म है और ये आर्टिफिशियल है, तो आपने उसको सही डब किया कि इस तरह की रूमर्स जो हैं वो चलती रहती हैं। और मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं कि अगर ये रूमर चल रही है कि ये रिकवरी आर्टिफिशियल है, तो फिर ये रूमर्स भी इन्होंने सुनी होगी कि अभी तकियों से भी डॉलर्स निकलने वाले हैं। तो मतलब अगर आप इसको कंक्रीट टर्म्स में बात करें, अगर सीरियस नोट पे, तो ये क्रैकडाउन जो है ये एक अरसे से इट वाज नीडेड। बेसिक प्रॉब्लम जो चल रही होती है पाकिस्तान के अंदर वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी की लड़ाई चल रही है, और जब भी इस किस्म का कोई मौका मिलता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, किसी दूसरी ट्रांजिशन की वजह से, तो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के मुहर्रिकात हैं वो अपना काम तेज़ करते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो फॉर्मल इकोनॉमी पे आती है। और इसकी जो लॉन्ग टर्म सलूशन है वो जो चाइना ने किया है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है। आप जब इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और अब इंटरनेट के दौर में तो डॉक्यूमेंटेशन जो एक ख्वाब हुआ करता था वो एक रियलिटी बन गई है। आप देखें कि चाइना के अंदर 1 बिलियन लोग डेली खरीदो फरोख्त करते हैं, पान सिगरेट से लेके अपनी बहुत बड़ी से बड़ी ट्रेड तक ऑनलाइन, और वो कैश फ्री होती है। तो उसका आप इम्पैक्ट देखें ओवरऑल उनकी इकोनॉमी पे क्या आता है, और उन्होंने किस तरह से अपने इसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिजिटाइजेशन जिसको आप आज के ज़माने में कहते हैं, तो अपनी 80 मिलियन 800 मिलियन लोगों को गुर्बत तो की अफजल लकीर से बाजवा साहब, ऊपर ये तो निकाला है। वाज़ेह है कि ई तो कॉमर्स अगर के हम, बिजनेस से बहुत फायदे हुए इसी हैं, एक इससे चीज़ को आपकी फोकस बना कैशलेस लें कि इकोनॉमी यही हो जो हमारे जाती अभी है। क्रैकडाउन जारी हैं, नहीं, it's not just e-commerce. It's not just e-commerce. It's the everyday life in automated form, in digital form. आप देखें कि अब आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो आप खरीदो फरोख्त की जो उसको इंटरनेट के ज़रिए क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आपको वाइड रेंज अपने पूरे मुल्क में प्रमोट करना चाहिए हर किसी के कारोबार करने वाले को, कि वो डिजिटल मोड में आए। आप ये फरमा रहे थे कि बैंक्स को दे दें, मनी चेंजर्स को बंद कर दें, मैं कहता हूँ इसको मज़ीद आप ओपन करें,
اور اس کو جتنا کمپیٹیٹو کریں گے اتنا ہی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی بنے گی. جتنے لوگ انٹرنیٹ ای میل آن لائن ٹریڈ کریں گے آپ کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس سٹور ہوتا جاتا ہے اور آپ کو بغیر کچھ کیے بغیر کوئی فارمز بھروائے اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اور اس کے پھر ریزلٹس آتے ہیں. دوسری بات جو ہے امپیکٹس کی اور روپی اپریسیشن کی, تو اس کی لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ آپ جو اپنی ریئل اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت پروموٹ کریں, اس کو جنریٹ کرنے کے ناول آئیڈیاز لے کے آئیں. آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ نے ابھی یہ جو پالیسیز تو ہمارے پاس, افضل باجوہ صاحب, پالیسیز تو ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود ہیں, بس اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. وائٹ کالرز تک جانا پڑے گا. نہیں, پالیسیز موجود ہیں لیکن ان میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی نتاشا. آپ ہر گورنمنٹ کی چینج کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پالیسی چینج ہو جاتی ہے, اس میں شفٹ آ جاتی ہے. جیسے آئی پی پیز کی بات ہو رہی تھی, وہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے, ان سے ریویو کیا جائے سوورن بیسس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بیونڈ ڈالر جو بارٹر ہے, ٹریڈ ہے, اس کی آپشنز ہیں. ہم چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری اس وقت جو ہمارا عام آدمی ہے وہ بجلی کے بلوں کے نیچے, وہ فیول پرائس کے اوپر اپنی موبلٹی اس کی کرنچ ہو کے رہ گئی ہے. تو ہم یہ امریکہ کو کیوں نہیں بتا سکتے کہ ہم ایران سے تیل لے رہے ہیں, ان کو گرینز بیچ رہے ہیں, تو اس میں کون سی سینکشن یا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوتی ہے. جب انڈیا کے بارے میں یہ کوسچن کیا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ انڈیا رشیا سے تیل لینے والا باوجود سینکشن کے سب سے بڑا ملک بن گیا ہے, تو امریکن اسپوکس پرسن اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں انڈیا کی انرجی نیڈز کی احساس ہے, تو ان کو پاکستان کی انرجی نیڈز کا احساس کیوں نہیں ہے. ہم ان کو یہ کیوں نہیں باور کرا سکتے کہ ہم ڈالر کے سے باہر بھی ہمیں ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے ریجن میں ٹریڈ کریں. افضل صاحب دیکھیں, اب حالات چینج ہیں, اب پتہ ہے امریکہ از آلسو سینگ اس, ہماری ایک آئسولیشن کا پروسیس بھی ختم ہوا. اٹس ناؤ فلیکسیبلٹی کہ اب تھوڑے سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. رشیا سے اگر آپ کی نیڈ ہے تو رشیا سے بھی لینا پڑے گا آئل, اگر آپ کے پاس ایران سے کچھ نیڈ ہے تو ایران سے بھی لینا پڑے گا. اب تو ایونیوز اوپن ہو چکے ہیں اور اب ایسی کوئی ہرڈلز تو موجود نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ابھی بھی جو ایک اگین بات آ جاتی ہے پرسیپشن کی, ایک ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک عام آدمی سے لے کے جو پاورفل آدمی ہے اس تک یہ پرسیپشن ہے کہ امریکہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا کر دے گا. تو کیا انہوں نے, ایران 40 سال سے ان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے, انہوں نے صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا. آج ایران نے ان کو مجبور کیا ہے کہ انہوں نے $6 بلین ان کے ریلیز کرائے ہیں اور اس کے بدلے میں پرزنرز جو ہیں وہ ایکسچینج کیے ہیں. تو آپ اپنے جو مفادات ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے پیچھے آنیسٹلی چلیں. تھوڑا سا جو ہے اس چیز کی کمی ہے. اب آپ دیکھیں جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز ہیں ان کے, اور ایون انکلوڈنگ بینکس, ان کے جو ہیڈز ہیں ان کی سیلریز میں جب پروفٹ آتا ہے تو ان کو ایک ایگزوربیٹنٹ جو ہے وہ بونس دیا جاتا ہے. لیکن جب یہ لائن لاسز ان کے بڑھتے ہیں, جب ان کا یو ایف جی بڑھتا ہے, تو ان کی تنخواہوں سے کٹ کیوں نہیں لگایا جاتا. ایک یارڈ سٹک پورے ملک میں ایک ہوگا. یہ بڑے بڑے جو آپ کے جتنے وائٹ ایلیفینٹس آپ نے پالے ہوئے ہیں ان کو آپ درست کر سکتے ہیں اور ان کو ایک دن میں درست کر سکتے ہیں. بالکل سر, یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور آپ نے اگین ایک بہت بڑا کوسچن ریز کر دیا ہے. تھوڑے سے کریک ڈاؤن کے بعد 10% کا ایفیکٹ آیا آپ کی اکانومی. ایگزیکٹلی. چلیں, یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے جس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے اور یہ الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں عتیق صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا اب سمجھتے ہیں کہ جو اکانومک کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں یا یہ جو کلیشیز سیٹ کیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے لیے بہتری کہاں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے تو اب پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. اگین اٹ از دا کنڈیشنالٹی آف IMF ایز ویل. بہت زبردست اسٹیپس ہیں, ونڈرفل اسٹیپس ہیں اور اکنامی کے بہتر ہونے کے چانسز بہت نمایاں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, انکریج ہو رہے ہیں. جو چیلنجز ہم نے ڈسکس کیے آئی ایم شیور وہ اوور کم ہو جائیں گے. وہ اتنے بڑے چیلنجز نہیں ہیں جس میں سب سے زیادہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے انرجی ٹیرف کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر ایک عام آدمی کو بچانا ہے, انڈسٹریز کو بچانا ہے, اسمال اسکیل انڈسٹریز کو بچانا ہے,
साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या ऑल्टरनेट्स हैं अपनी पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल करने के या उसके बढ़ावा देने के, हमारे अपने लोकल रिसोर्सेज क्या है। और साथ सबसे बड़ी बात ये क्रैकडाउन और जोर से जारी रहना चाहिए ताकि ये आर्टिफिशियल का लफ्ज खत्म हो जाए और परमानेंटली ये हमारी जो रुपी है वो राइज करे और डॉलर फॉल करे, ये हमारी तमन्ना है। ये एक रूल सेट हो जाने चाहिए जिन रूल से हटके कोई काम नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए। मुस्लिम साहब प्लीज कमेंट। जी, मैं समझता हूँ नताशा कि ये जो आपने रूल्स की बात की, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वाज द फोकल पॉइंट इन द मीटिंग विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, उसके एक रूल्स होते हैं और वही रूल्स अब सेट हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो हमारे वहाँ सिस्टम का जो कल्चर था, आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द वर्ड सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम यही है कि भाई एक चीज़ करानी है, उसके अंदर स्पीड मनी भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अंदर जायज़ नाजायज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे करके वो चीज़ें हो रही हैं और सिस्टम इज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग, राइट, उसके बारे में बात बट द वर्ड सिस्टम नाउ अगर आप देखें उसको तो वो सिस्टम वो तो जो फिर आप अपनी अल्फाज definition ला रहे हैं है ना। वो मैं अपनी डेफिनेशन नहीं ला रहा हूँ, ये सिस्टम की जो एक डेफिनेशन है ये आजकल बहुत आम में चल रही है एंड द सिस्टम इज नाउ बीइंग करेक्टेड। अब आप उस सिस्टम को चाहे आप उसको स्पीड मनी का नाम दें, चाहे आप उसको करप्शन का नाम दें या जो भी वॉट एवर यू मे से, आई थिंक इट इज़ अ वेरी पोलाइट वर्ड विच कवर्स एवरीथिंग द सिस्टम। तो जनाब जब ये सिस्टम ठीक होगा एंड व्हेन the things are being in place, then obviously हर चीज़ अपने जायज़ मुकाम के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। And one of the main incentives which I think is coming up in a very good way is SIFC. SIFC का मकसद ही ये है कि चीज़ें जो हैं, जो FDI होंगी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वो आएंगी और SIFC के जो मेंबर्स हैं they either belong to the army or to the civil society of prominent businessmen। और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का इतना अमल दखल नहीं है, लॉजिस्टिक्स की हद तक तो मुमकिन है थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल फास्ट ट्रैक होके होंगी, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा जो भी FDI आती है विदाउट एनी हिंड्रेंस। क्योंकि लोगों का और मुल्कों का यही गिला होता था, यही उनका डेटरेंट होता था कि चीज़ें FDI आ रही है और अगर एक साल तक आपको उसकी सर्टिफिकेशंस, उसकी परमिशंस नहीं मिल रही हैं तो आप मुझे बताइए कि व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू इन्वेस्ट इन। राइट सर, वन लास्ट कमेंट अफजल साहब, आप क्या समझते हैं अब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ग्रे चैनल्स को डिस्करेज करके रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए, अब करेंसी मार्केट भी सेट होती हुई दिखाई दे रही है, आप लास्ट कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, अब मैं यही आपके जो आप बात कर रही हैं उसकी सीक्वेंस में ये बात करूंगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट है एंड इट इज़ एम्पावर्ड और इसको जो है वो नए स्टेप्स लेने चाहिए, अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आप सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पावर पॉलिसी ले आएँ तो आपके दरियाओं के ऊपर इतनी गुंजाइश है कि वो FDI भी अट्रैक्ट करे और आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली भी पैदा करे। जी वेल, थैंक यू सो मच। अफजल बाजवा साहब, आप हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुस्लिम साहब, आपने भी प्रोग्राम को एक अच्छा एनालिसिस दिया। आज हमने एक डिटेल डिस्कशन की जिसमें मनी मार्केट्स के हवाले से ख़ास कर जो एक इकॉनमी चैलेंजेस जो हमारे सामने आए और इनको इन बग्स को फिक्स करने के लिए जो क्रैकडाउन्स किए गए या फिर जो मेजर्स लिए गए वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि वी नीड फॉर 20 ईयर्स 30 ईयर्स के ये तमाम चीज़ें जो जैसे चलाया जा रहा है सिस्टमेटिक वे में, ऐसा अगर चलता रहे तो इकोनॉमिक बग्स भी फिक्स हो जाएंगे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन के अमल भी सही हो जाएंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।